हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू गुरुजी's फिजिक्स। आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं वेक्टर का कंटिन्यूएशन पोर्शन। ठीक है, तो वेक्टर हमने स्टार्ट किया था, 2 वीडियो लेक्चर हुए थे उसके ऊपर। आज हम उसी के आगे बात करेंगे। ठीक, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो। बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बेसिकली पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन के बारे में। ठीक है, आज का वीडियो लेक्चर जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन्हें ये बेटर होगा अगर आप इससे पहले वाला वीडियो जाके एक बार देख लें। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको आज का वीडियो किससे रिलेटेड है, क्या जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड वेक्टर एडिशन है, वो सारे पिछले वाले वीडियो में बहुत ही डिटेल्स तरीके से समझाया गया था। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप कॉन्सेप्चुअली चीजों को बेहतर समझना चाहते हैं तो हैव अ लुक ओवर दैट प्रीवियस वीडियो। ओके, तो आज हम बात करेंगे वेक्टर एडिशन के बारे में। ठीक है, तो इसके कुछ लॉज हैं, उन्हीं लॉज के बारे में हम बात करेंगे। वैसे ये लॉज कैसे आए, क्या ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट था, फंडामेंटल था, वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो आज हम डायरेक्टली उन्हीं लॉज को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये बेसिकली लॉज बोला जाता है, लेकिन ये लॉज बिल्कुल भी नहीं है, एक ही लॉ है। उसी लॉ को घुमा फिरा के 3 तरीके से देखा जाता है। पहला वाला होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फिर पैरेललोग्राम, फिर पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो फर्स्ट आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। ठीक है, बच्चों बेटर होगा आप इससे पहले इसका प्रीवियस वाला वीडियो देख लीजिए, तो आपका कॉन्सेप्चुअली बहुत तगड़ा बन जाएगा। आप समझ पाएंगे कि ये लॉ कहाँ से बना, कैसे बना, क्यों बना है। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पहला जो लॉ है वो ट्रायंगल लॉ है। लास्ट वीडियो में हमने एक चीज देखा था, हम फाइंड आउट कर रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, और साथ साथ हमें ये पता चल गया कि वेक्टर एडिशन कैसे हो रहा है, 2 वेक्टर ऐड होके कैसे एक तीसरे वेक्टर को बन रहे हैं, या फिर 2 वेक्टर के एडिशन से तीसरा रिजल्टेंट कैसे आ रहा है। बहुत सही तरीके से आपको बताया गया था। रिपीटेडली मैं बोल रहा हूँ, जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाके पहले पिछला वाला वीडियो देखिए, आप ही के लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कुछ इस तरीके से 2 वेक्टर्स थे। ये सपोज एक वेक्टर था, उसी का ही ये थोड़ा रिकैप कर दे रहे हैं हम। ये एक वेक्टर था, तो इन दोनों का एडिशन कैसे होगा। पहले जब हम कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर रहे थे तब हमने देखा था कि 90 डिग्रीज पे 2 वेक्टर, जो दो कंपोनेंट वेक्टर्स बन रहे थे वो 90 डिग्रीज पे थे। लेकिन क्या जरूरी है वो 90 डिग्रीज पे होगा, तो हमने देखा था कि नहीं, 90 डिग्री पे नहीं होने से भी रिजल्टेंट हमें मिल रहा है उसी लॉजिक के बेसिस पे। ठीक है, तो कैसे था, अगर सपोज ये एक वेक्टर है तो इसका कुछ एक्स एक्सिस के अलोंग इन्फ्लुएंस इतना हो रहा था, वाई एक्सिस के अलोंग इन्फ्लुएंस इतना हो रहा था, और इस वाले वेक्टर के लिए एक्स एक्सिस के अलोंग इन्फ्लुएंस इतना हो रहा था, वाई एक्सिस के अलोंग इन्फ्लुएंस इतना हो रहा था। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों इन्फ्लुएंस को मिला के, मतलब वाई एक्सिस में ये इतना इन्फ्लुएंस पूरा और एक्स एक्सिस में इतना पूरा इन्फ्लुएंस अगर कोई वेक्टर डाल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो वाला वेक्टर इन दोनों वेक्टर के बराबर है। मतलब इन दोनों को मिला के ये दोनों मिल के जितना इफेक्ट डालेंगे वो अकेला उतना ही इफेक्ट डालेगा। तो इसकी वजह से हमने कहा था कि ये इसका कुछ रिजल्टेंट बन के आएगा, क्योंकि ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग इन दोनों के इंडिविजुअल इफेक्ट्स के समेशन के बराबर है स्केलर के हुए में, और इसके समेशन के बराबर है अलोंग वाई एक्सिस। तो हम इसे कह रहे थे दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। ठीक है, तो ये तो था ग्राफिकल मेथड जिससे हम लॉजिकली चीजों को समझे। लेकिन साथ ही साथ हमें क्या पता है, अगर ये एक वेक्टर है तो इसका एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड कुछ एक होगा जो इस लेंथ के बराबर, डायरेक्शन इसके अलोंग। इसका एक मैग्नीट्यूड जो इस लेंथ के बराबर, डायरेक्शन इसके अलोंग। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इस लेंथ के बराबर, डायरेक्शन इसके अलोंग। लेकिन हम ये बातों में बोल रहे हैं, इसको मैथमेटिकली भी हमें इसका एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होना चाहिए। तो हम आज उस फॉर्मूला को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सपोज दिस इज रिजल्टेंट। तो अभी हमें क्या करना है, देखिए बहुत ही आसान सा चीज है। इसका मैग्नीट्यूड, जब हम आर के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड वाई वाई एक्सिस के अलोंग इतना हो रहा है,
तो ऐसे मान लेते हैं, सपोज ये वाला वेक्टर यहाँ पे एंगल बना रहा है थीटा, तो ये इतना लेंथ कितना आएगा बच्चों, लास्ट क्लास हमने ही देखा था, तो ये आ जाएगा कुछ a cos थीटा। ठीक है, देखो बच्चों इस चीज को लेके मैं दोबारा से एक चीज बता दे रहा हूं, डेफिनेटली ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के राइट एंगल ट्रायंगल होने की वजह से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज करके हमने इस वैल्यू को फाइंड आउट किया, लेकिन अभी इस चीज का हमें इतना फ्रीक्वेंटली यूज करना है कि हम हर जगह पे बैठ के ट्रायंगल बना के इसे चेकआउट नहीं कर सकते। तो मैंने क्या बोला था आपको, जिसके साथ थीटा कनेक्टेड है उसे cos थीटा ले लेना, जिसके साथ थीटा कनेक्टेड नहीं है उसे sin थीटा ले लेना। लेकिन इसके साथ भी बच्चों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है, वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमेशा याद रखना, किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में रिजॉल्व कौन हो रहा है, रिजॉल्व होगा हमेशा हाइपोटेन्यूज। सपोज हम कह रहे हैं ये a है, ये एंगल थीटा है, तो हम इसे a cos थीटा नहीं कह सकते। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, कॉन्सेप्ट में लैग कर जाते हैं इस जगह पे। अगर आप पूरे ट्रायंगल के हिसाब से cos थीटा, इसके हिसाब से cos थीटा का रेशियो डाल के परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज sin थीटा के रेशियो या cos थीटा का रेशियो, अगर cos ले रहे हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, sin ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, रेशियो लेकर अगर आप बना रहे हैं तो सही है। लेकिन ये क्वाइट ऑब्वियस चीज है कि जब आप 11th 12th में पढ़ रहे हो तो फिजिक्स में आप इस चीज को हर बार ट्रायंगल बना के चेक नहीं कर सकते, आपके पास उतना टाइम नहीं होगा। तो इसलिए बोला जाता है कि कॉस कंपोनेंट वो वाला होता है जिसके साथ एंगल थीटा कनेक्टेड है, जिस वो बेस के हिसाब से ट्रीट होता है तभी वो cos थीटा बनता है, दूसरा वाला परपेंडिकुलर बनता है तभी वो साइन कंपोनेंट बनता है। ठीक है, तो इससे कुछ बच्चे ये गलती कर बैठते हैं, सपोज ये कोई लेंथ है, ये बहुत फ्रीक्वेंट गलती है, वैसे जगह पे ये गलती आपसे हैपन होगा जब आपको पता भी नहीं होगा कि आपने गलती कहाँ कर दिया। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखना, रिजॉल्व जो होता है, जो वेक्टर या जो लाइन रिजॉल्व हो रहा है जिससे कॉस और साइन कंपोनेंट बन रहे हैं, वो लाइन हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। मतलब एक लॉन्गेस्ट लेंथ ही तो डिसॉल्व होकर दो छोटे छोटे लेंथ में आ सकता है। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट लेंथ, लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूज इन राइट ट्रायंगल। तो वो वाला आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, छोटी सी बात थी लेकिन गलती आगे ना हो इसलिए हमेशा रिजॉल्व होगा हाइपोटेन्यूज। अगर ये कोई लेंथ ए दिया है, आपने यहाँ पे देखा थीटा और तुरंत सोच लिया ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये रिजॉल्व नहीं हो रहा है। अगर ये ए कॉस थीटा है तो ये ए कॉस थीटा का कॉस थीटा ये बनेगा, ये कभी ए कॉस थीटा तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ हमने थीटा लिया। ये सपोज मान लीजिए कुछ एक्स है, तो इस ये एक्स हाइपोटेन्यूज है तभी इसका कॉस कंपोनेंट ये जो आएगा ये आएगा आपका एक्स कॉस थीटा, ना कि ए की वजह से ये ए कॉस थीटा बनेगा। ठीक है, वेरी गुड। ऐसे छोटे छोटे चीजें इनको दिमाग में रखते रहिए, ये आगे बहुत तगड़ा काम देने वाले हैं आपको। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। देखिए एक चीज, एक बहुत मजेदार चीज, यहाँ पे इस ट्रायंगल में जब हम वेक्टर एडिशन इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना चाहते हैं, हम बेशक इस फिगर के हिसाब से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बेशक अब ट्राई कीजिएगा, इसका आएगा आंसर। लेकिन हम क्यों इतना मेहनत करने जाएं, क्योंकि देखिए ये भी एक कॉन्सेप्चुअल चीज है, बच्चे पढ़ के निकल जाते हैं, इनको पता ही नहीं रहता कि हमने किया क्या है और यूज क्या है। इसे हम कहते हैं बच्चों कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दोनों को मिला के हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं प्लूरल में। ठीक, बढ़िया चीज। अब इसका काम क्या है, इसका काम कुछ भी नहीं, इसका काम किसी एक स्पेस को, किसी एक एरिया को एक स्केल में डाल देना। मतलब ये बेसिकली एक स्केल है, इस स्केल को आप कहीं पर रख के किसी एक ज्योमेट्रिकल फिगर के मेजरमेंट्स को मैथमेटिकली करेक्ट वे में हम करते हैं। दिमाग में रखिए, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है दिस इज नथिंग बट ए स्केल। अभी अगर आपके पास कोई ऐसा लाइन है, इस लाइन को, लाइन सेगमेंट का हमने आपसे पूछा लेंथ क्या है, तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर स्केल रखेंगे तभी इसको मेजर करेंगे। ओके, अब अगर लाइन सपोज ऐसा है, टेढ़ा है ये लाइन सेगमेंट, तो आप स्केल को ऐसे तो नहीं रख सकते ना, आप स्केल को ऐसे रखोगे।
लेकिन अगर स्केल ऐसा रखा फिर और एक स्केल ऐसा रखा तो भी इसका हम लेंथ मेजर कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए आपने एक स्केल ऐसे रखा, ठीक है, और इसी के परपेंडिकुलर एक स्केल ही ऐसे रखा, तो अब आपसे इस लेंथ को फाइंड आउट किया, फिर इस लेंथ को फाइंड आउट किया, फिर इसके बाद हमारे पास पाइथागोरस है, फिर हमें ये लेंथ मिल गया। लेकिन क्यों, सवाल उठता है क्यों, हम क्यों इतना मेहनत करने जाएं? हम चाहें तो स्केल को ऐसे ही रख के मेजर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसी सेम कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। हम इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को ऐसे नहीं रख के किसी एक वेक्टर के साथ, किसी भी एक वेक्टर के साथ कोइंसाइड करा देंगे, चीज हमारे लिए आसान बन जाएगी, ठीक है। तो ये ड्राइंग बनाने के पीछे, फिगर बनाने के पीछे मेरा मकसद बस यही था कि आप ये समझें कि कोऑर्डिनेट एक्सिस का क्या, बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आप लैग कर जाते हैं समय के रहते। और बच्चों एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, ये 11th और 12th का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा वाइटल है। इसी के बेसिस पे आपका थ्रू आउट फ्यूचर के जो भी आप साइंस सब्जेक्ट में पढ़ोगे वो सारे इन्हीं पे बेस्ड होंगे। आपके वंस इन क्लासेस में 11th और 12th में जो कॉन्सेप्ट लैग हो जाएंगे वो और आगे दोबारा आपको कभी पढ़ने को नहीं मिलेगा। आप बस आगे बढ़ते रहोगे अपने कोर्सेज के साथ, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट आपके लैग कर गए वो वैसे ही खोखला बन के आपके कॉन्सेप्ट को पूरा खोखला बना देंगे। आगे आप जो भी पढ़ते रहोगे आपको रटने की आदत पड़ने लगेगी। वो रटना फिजिक्स में तो कोई जगह ही नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे आपको फिजिक्स में रटना पड़े। इट इज ऑल अबाउट टोटली कॉन्सेप्चुअल, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ओनली आर देयर, ठीक है। अब चीजों को समझिए, ताकि मतलब कोई चीज आप समझ जाते हैं, कोई चीज आपके दिल में बैठ जाता है, उसे आप कभी भूलते हैं क्या? कोई कहानी आप सुनने के बाद कुछ भूलते हैं उसमें? नहीं भूलते। फिजिक्स भी एग्जैक्टली वैसे ही एक लॉजिकल कहानी है, बस आप बस लॉजिक को समझते रहिए। सवाल कैसा भी आए, कुछ भी, कैसा भी उत्पटांग सिचुएशन क्रिएट हो जाए, you will definitely come out of that situation. Why? Because your concepts will be strong. So follow the concepts first, okay? तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को ऐसे घुमा देंगे। विदाउट एनी डाउट मैं रिपीटेडली बोल रहा हूं, आप ऐसे भी इस चीज को रख के फाइंड आउट कर सकते हैं एग्जैक्टली उसी वे में, जैसे हमें इस लाइन के लेंथ के लिए हम स्केल को ऐसे रख के फिर ऐसे रख के इसके लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन हम क्यों करें इतना मेहनत, ठीक है। अगर आप चाहो तो पहले तो हम नॉर्मल वाला प्रोसीड्योर कर देते हैं, इसको ऐसे टेढ़ा करके, जिससे हमारी चीजें आसान हो जाए। आप होमवर्क के तौर पर उस दूसरे वाले मेथड को ट्राई करना, और बहुत ही आसान तरीके से आपका उस मेथड में भी, मतलब ऐसे अगर आप कोऑर्डिनेट प्लेन को रख रहे हो, स्केल को अगर ऐसे पुट कर रहे हो, फिर इनके लेंथ को कैलकुलेट कर रहे हो, तो भी आपका आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा, ठीक है। और ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, मतलब उतना ज्यादा आपको मैथमेटिकली स्ट्रांग भी नहीं होना पड़ेगा, छोटे मोटे एक दो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन से आ जाएंगे, ठीक है। चीज इसके बारे में और एक चीज भी है कि आप लोग अभी अभी क्लास 10 से 11 में आए हो, अगर इसे पढ़ रहे हो अभी, तो ये इसमें एक छोटा सा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का भी इस्तेमाल है। तो वो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन अभी आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, आप लोग का बहुत ही बेसिक सा क्लास 10 तक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ही बच रहता है, तो उसकी दिक्कत ना आए इसलिए चीजों को आसान बना के हम पढ़ते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये इस मेथड में नहीं हो सकता, ऑब्वियसली होगा, बस आपको थोड़ा ज्यादा मैथमेटिकल नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट के लिए बच्चों मैथ की कोई जरूरत नहीं है ना, कॉन्सेप्ट तो चीज क्या हो रहा है नेचर वाइज, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन नेचर, दैट इज द कॉन्सेप्ट, ओके। सो इसे हम अभी थोड़ा आसान तरीके से बनाएंगे, जिससे हमारे आंसर्स, हमारे रिजल्ट्स आसानी से आ जाएं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस को ऐसे शिफ्ट कर देंगे, समझ में आया? ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे था, अब हम इसको ऐसे टेढ़ा कर देंगे, ये दोनों हमेशा 90 डिग्री पे रहेंगे। तो जैसे ही ऐसे हमने टेढ़ा किया तो ये एक्स एक्सिस इस ए वेक्टर के साथ कोइंसाइड कर जाएगा, ए का डायरेक्शन इस तरफ, एक्स का डायरेक्शन भी उसी तरफ, ठीक है। रिपीटेडली सेइंग बच्चों, फिजिक्स में कुछ भी रटने की कोशिश मत कीजिए।
घोर तबाही की तरफ बढ़ जाएंगे नहीं तो। ठीक है, देखिए तो अभी हमने ड्रॉ किया, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सेस का प्लेन था। ठीक है, ये लेट से y, ये x है। अभी एक वेक्टर ये इसके अलोंग है, एक वेक्टर कुछ ऐसे है, और हमें क्या पता है इसका रिजल्टेंट आएगा ऐसे। ये हमने कॉन्सेप्चुअली लास्ट वीडियो में देखा था। रिपीटेडली सेइंग बच्चों, अगर बेहतर समझना है आज के वीडियो लेक्चर के, एक बार जाके, लंबा वीडियो है पिछला वाला थोड़ा, लेकिन आप एक काम करते हैं, आधे के बाद से उसे देखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, कुछ 1 घंटे का वीडियो है, आप कुछ 20-25 मिनट के बाद से देखिए, लेकिन देखिए बहुत सही कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उसमें। ठीक है, तो ये कुछ हमने ऐसे वेक्टर बना दिया, और ये तो हमने लास्ट वीडियो में देख ही लिया था कि ये इसका रिजल्टेंट आ रहा है। तो ट्रायंगल लॉ बस इसी चीज को ही डिस्क्राइब करता है, जिसे हम ट्रायंगल लॉ के नाम से जानते हैं। ये लॉ क्या बोलता है? ये लॉ हमें ये बताता है, इफ टू वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर, जिसे हमने लास्ट वीडियो में साइक्लिक ऑर्डर के बारे में बात किया था। ठीक है, मतलब ये ऐसे घूम रहा है। If two vectors are represented by two sides of a triangle taken in an order, taken in an cyclic order, then the resultant will be represented in both magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite order. क्या बोला हमने? If two sides of a triangle, sorry, if two vectors are represented in both magnitude and direction by two sides of a triangle taken in a cyclic order, then the resultant will be represented by the third side of that triangle taken in opposite order in the sense of both magnitude and direction. मतलब इसका डायरेक्शन ये होगा, मैग्नीट्यूड इतना होगा। ओके, तो ये जो मैग्नीट्यूड भी उतना होगा, जिसकी वजह से हम कह पा रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस में इतना इन्फ्लुएंस डालेगा, वाई एक्सिस में इतना। ये हमने लास्ट वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से समझा था क्यों ये ऐसा हुआ। ठीक है, तो आज हम बस उसके मैथमेटिकल कुछ इक्वेशंस बनाएंगे, जिससे हम इनके वैल्यूज को फाइंड आउट कर सके। वो तो कॉन्सेप्ट था, अभी हमें वैल्यू भी चाहिए एक्यूरेसी के साथ, तो वही हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स से इसे थोड़ा लंबा कर देते हैं, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो हमें इसका देखिए, ये सपोज है वेक्टर ए, ये सपोज है वेक्टर बी। आप चाहें तो यहां से कोऑर्डिनेट एक्सिस को हटा भी सकते हैं। ठीक है, यहां से कोऑर्डिनेट एक्सिस को ओमिट भी कर दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लेंथ को ऐसे ही कंसिडर करके ही मेजर करेंगे। ठीक है, चाहे तो रख सकते हैं, नहीं तो नहीं रख सकते, लेकिन लॉजिकल यह है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तभी इस प्लेन को हमने क्वांटिफाई किया है। देखो, इसको और बेहतर तरीके से आप ये सोचने से समझ पाओगे, आपको जितने भी ज्योमेट्रिकल ग्राफ्स बनाने होते थे विथ एक्यूरेसी, ऐसा नहीं कि फ्री हैंड ड्राइंग कॉपी में बना रहे, विथ एक्यूरेसी, उसके लिए हम ग्राफ पेपर यूज करते थे। उस ग्राफ पेपर में छोटे छोटे ब्लॉक्स होते थे, जिनको हम कुछ यूनिट्स मेंशन करते थे। एग्जैक्टली सेम वे में वेक्टर का ये चीज हो रहा है। वहां पे हम ऐसे बोल देते थे, लेट्स ईच स्मॉल बॉक्स इज 1 यूनिट और 1 सेंटीमीटर, ऐसे कुछ हम लिख के उस चीज को ग्राफ बनाते थे, और हर एक डॉट का वहां पे पर्टिकुलर मीनिंग होता था। तो वो क्या था, वो ग्राफ पेपर? वो ग्राफ पेपर कुछ नहीं था, बस एक प्लेन को, एक पीस ऑफ पेपर को वो एक स्केल में डाल दिया था। उसका वो ग्राफ पेपर का जो शीट था, वो एक एक पर्टिकुलर स्केल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। वो स्केल आप खुद वहां ऊपर में मेंशन करते थे, फिर वहां पे ग्राफ को बनाते थे, तभी वो चीज मैथमेटिकली एक्यूरेट कहलाता था। एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमें देखिए, यह है ए जिसका मैग्नीट्यूड इतना है। ठीक है, यह है बी जिसका मैग्नीट्यूड इतना है। ठीक है, मतलब इसका लेंथ। अब हमें चाहिए ये, लेट से ये रिजल्टेंट है, ये आर है, ये रिजल्टेंट है, इसका हमें चाहिए मैग्नीट्यूड और चाहिए डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, इसके लेंथ को मेजर कर देंगे। डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्शन को हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी एक एंगल से। अब किसी एक एंगल से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें एक बेस चाहिए होगा, जिसके ऊपर उस एंगल को हम कैलकुलेट करेंगे, मेजर करके उसके डायरेक्शन को बताएंगे। यहाँ पे हम बेस को कुछ भी ले सकते थे, मान लीजिए ये बेस है, तो इस बेस के ऊपर ये इतने एंगल पे है,
या फिर कुछ और बेस ले लिए उससे इतना एंगल पे है। तो आसानी के लिए ज्यादा अननोन नहीं बनाने के लिए अननोन क्वांटिटीज हम क्या करते हैं, इस वाले वेक्टर के ऊपर हम इसके एंगल को मेजर कर देते हैं। मतलब हम क्या कहेंगे, ये रिजल्टेंट जो है वो इतने लेंथ का है और वो इस वाले वेक्टर के साथ, ये ए बी सी डी कुछ भी नाम हो, इस वेक्टर के साथ इतना एंगल बना रहा है। ओके, ठीक। तो लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। वेरी गुड, वेरी वेल एंड गुड। तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस आर को। लास्ट वीडियो में हमने बखूबी देखा था, ये आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, इन्फ्लुएंस के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, देखिए ये एक्स एक्सिस, अभी चलो एक्सिस के हिसाब से ही सोचिए तो बेहतर होगा। बुक्स में जनरल एक्सिस नहीं लिया रहता, बट लॉजिकली इट विल बी बेटर इफ यू टेक एक्सिस। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये एक्सिस है। ठीक है, मैं चीजों को बुक्स के साथ टैली कराने का इसीलिए कोशिश कर रहा हूं ताकि आप यहां से पढ़ के बुक देखें तो आप मतलब बाउंस बैक ना हो जाए। ठीक है, चीजें सेम है, कॉन्सेप्चुअली समझेंगे तो बुक में पढ़े, यहाँ पे पढ़े, दुनिया में कोई भी कहीं पे भी देखें समझ में आ जाए जैसे। ठीक, तो ये कुछ ऐसा था। अब देखिए इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग इन्फ्लुएंस कितना होगा, जितना इसका होगा और जितना इसका होगा। अब ये वाला जो वेक्टर है ये तो इसी एक्सिस के ऊपर है, तो इसका इन्फ्लुएंस एक्स एक्सिस के ऊपर कितना, इतना हो गया। वाई एक्सिस के ऊपर कितना, इस ए वाले वेक्टर का वाई एक्सिस के ऊपर इन्फ्लुएंस कितना, 0, क्योंकि ये वाई एक्सिस की तरफ चढ़ा ही नहीं है, मतलब ये इस तरफ इन्फ्लुएंस कितना दे रहा है, 0, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। ठीक, अब ये बी वेक्टर की बात करते हैं। इसका एक्स एक्सिस के ऊपर इन्फ्लुएंस कितना, उतना ही जितना यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पर हमें आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये कुछ इन्फ्लुएंस आया। अब इस वाले इन्फ्लुएंस को मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इस एंगल का पता होना चाहिए। अब ये वाला एंगल क्या है, ये एंगल ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। थोड़ा ध्यान से देखिए, बी वेक्टर कुछ ऐसे ऊपर जा रहा है, ए वेक्टर कुछ ऐसे आ रहा है। हमने एंगल के बारे में क्या पढ़ा था, हाउ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज बीन डिफाइंड, इट इज द एंगल बिटवीन टू हेड्स और टू टेल्स, नॉट हेड एंड टेल। हम ये एंगल नहीं ले सकते। कौन सा एंगल होगा, इस वेक्टर को लीनियरली शिफ्ट कीजिए, ये शिफ्ट कर दिया और ये एंगल आ गया, तो एग्जैक्टली यही एंगल हुआ। ठीक है, ये थीटा नहीं, सपोज अल्फा ले लीजिए, तो ये आ गया आपका अल्फा। ये वेक्टर ए शिफ्ट हुआ, ये वेक्टर बी जो ये था, तो ये एंगल कितना आ गया आपका, अल्फा। वेरी गुड। अब जैसे ही ये अल्फा हमें क्या बोल सकते हैं, ये जो होगा, लेट से इस B का मैग्नीट्यूड है B, इस A का मैग्नीट्यूड है A, मतलब इसका लेंथ है A और इसका लेंथ है B। लास्ट क्लास में ये सारी चीजें हमने बात की थी। वेक्टर को हम पहले स्केलर की तरह ट्रीट करके उसका फायदा ले लेते हैं, फिर वेक्टर साइन को पुट कर देते हैं, उसके डायरेक्शन को कंसिडर कर लेते हैं। ठीक, तो ये अगर B है तो ये कितना आ जाएगा, अभी हमने बात किया था, दिस विल बिकम B cos थीटा। व्हाई, बिकॉज हम हाइपोटेन्यूज को रिजॉल्व कर रहे हैं और अल्फा जिस तरफ कनेक्टेड है उस पे रिजॉल्व करो तो कॉस कंपोनेंट आ गया। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, B sin थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे ही हमें ये इतना पता चल गया, अब इसमें बचा ही क्या है, ये B sin थीटा, मतलब इन दोनों वेक्टर्स का y एक्सिस पे इन्फ्लुएंस B sin थीटा, x एक्सिस पे इन्फ्लुएंस A प्लस B cos थीटा, है कि नहीं, इतना A और इतना B cos थीटा। रिजल्टेंट लेट से इसका मैग्नीट्यूड है R, तो हम मैग्नीट्यूड के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, इन दिस राइट ट्रायंगल। ठीक है, मैं बस आपको समझा दे रहा हूं। आप कोई भी बुक तो आपके पास होगा, आप वहां पे पढ़ेंगे तो ये डिटेल्स में इसके ट्रायंगल का नेमिंग लेके बनाया जाता है, किया जाता है। मैं बस उसके पीछे का लॉजिक को आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये सपोज हो गया R, तो R बराबर कितना हो जाएगा, चलिए R स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर। तो बेस कितना है, A प्लस B cos थीटा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, पूरा ये बेस है तो इसका स्क्वायर प्लस
बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो ये आएगा बच्चों आपका, मैं बस राइट साइड को कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड में आर स्क्वायर ही है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2a इंटू बी कॉस थीटा, तो हम लिखेंगे 2ab कॉस थीटा प्लस इसका स्क्वायर कितना होता है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए बी का स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो एग्जैक्टली बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से अभी देखिए, यहाँ पे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हमें कुछ प्यारा सा चीज नजर आ रहा है, हम दोनों को एक साथ लिख के वहां से कॉमन ले लेंगे, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये जो 2ab बचा हुआ था, 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब इन दोनों से अगर हमने बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो बचा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस जो बचा था वो है 2ab कॉस थीटा। अब इसका वैल्यू हमें पता है, क्लास 10 में हम लोग पढ़े होते हैं, ये होता है 1, तो बी स्क्वायर इंटू 1 बिकम 1, तो ये कितना आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये प्योर मैथमेटिक्स है, हमने मैग्नीट्यूड को कंसीडर किया, इसका भी मैग्नीट्यूड कंसीडर किया, इसका मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर लिया, जो हमें बहुत ही आसान सा पाइथागोरस थ्योरम से पता चल जाता है। बहुत ही आसान सा मैथमेटिक्स है, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आया फाइनली हमारे पास बच्चों, आर बिकम्स, आर स्क्वायर बराबर इतना था, तो आर कितना हो जाएगा, इसके रूट ओवर के बराबर, बी स्क्वायर 2ab कॉस, सॉरी बच्चों यहाँ पे चलिए, मैं यहाँ पे रिपीटेडली थीटा लिख रहा हूँ ताकि मैं इस एंगल को थीटा ले लिया था, एक काम करते हैं इसे ही थीटा बना देते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा मिटाना पड़ेगा, है कि नहीं, ये थीटा है सपोज और इसे अल्फा ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका आ गया कॉस थीटा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अभी हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता चल गया, रिजल्टेंट क्या है, एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड हमने पता कर लिया, अभी क्या ढूंढेंगे, उसका डायरेक्शन, डायरेक्शन को हम एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हमें ये एंगल पता चल गया तो हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट हो रहा है मिलके जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट दे रहा है वो ये वाला वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड इतना है, और वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो डायरेक्शन कौन सा है जो इस वाले वेक्टर के साथ इतना एंगल बना रहा है, दैट इज ऑल। ओके, तो अब इसके एंगल को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये बच्चों अगर आपको नोट करना है तो कर लीजिए, अगर समझ गए हैं तो किसी भी बुक में ये बहुत डिटेल्स में दिया रहता है, नॉट ए बिग थिंग। तो बच्चों यहाँ पे मैं अभी रब कर रहा हूँ, अभी हम एंगल को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, बुक में बच्चों हर चीज रहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो चीज नहीं रहता है वो है लॉजिक। ठीक है, तो लॉजिक को दिमाग में बैठाइए, फिजिक्स आपके लिए हलवा बनेगा, काफी टेस्टी वाला, खा के मजा आएगा। ठीक है, देखिए तो ये a प्लस बी कॉस थीटा था, ये b साइन थीटा था, अभी हमें इस एंगल की चाहिए, तो इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, राइट ट्रायंगल चाहिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को यूज करने के लिए, तो राइट ट्रायंगल हम किसे ले लेंगे, इसे ले लेते हैं, हमारे पास राइट ट्रायंगल, अगर इसे ले लेते हैं तो क्या फायदा हो रहा है, हमारे पास ये अवेलेबल है और ये भी अवेलेबल है, हमें क्या पता है, tan जो रेशियो बनाता है, tan थीटा जो रेशियो बनाता है वो किसके साथ होता है, परपेंडिकुलर और बेस के साथ, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस है कि नहीं, अगर ये थीटा हो रहा है, ये अगर एंगल है तो इसका परपेंडिकुलर कौन, ऑपोजिट साइड, बेस कौन, जिसके साथ लगा हुआ है, तो हम किस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को चूज करेंगे, tan को चूज करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan अल्फा विल बी हाउ मच, दिस अपॉन दिस परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है
बी साइन थीटा। बेस कितना है, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, एंड दैट इज ऑल। देखिए अब एक बात सुनिए, हमें चाहिए था अल्फा, ठीक है। अब tan अल्फा का वैल्यू अगर इतना हो रहा है, मान लेते हैं tan अल्फा यहाँ पे आ रहा है 1, तो अभी हम क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा अगर 1 है तो tan कितना 1 होता है, tan 45 डिग्री और पाई बाई 4 1 होता है, तो tan 45 tan अल्फा इज इक्वल टू 1 की जगह हम लिख देते हैं tan 45 डिग्री, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री और पाई बाई 4, ठीक है। ये तो था अगर यहाँ पे अच्छा सुंदर सा कोई नंबर आ जाए जिसका हमें कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू पता है, कॉरेस्पॉन्डिंग tan का एंगल पता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसको जनरली हम लिखते हैं अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये अभी आप 11 12 में पढ़ोगे, 10 तक नहीं पढ़े हो, इन्हें इनवर्स इनवर्स फंक्शन बोला जाता है। इसे हम इस तरीके से लिखते हैं कि ये अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, मतलब tan यहाँ पे आ गया तो दिमाग में ये सोचिए कि इधर से अगर कोई चीज इधर आ रहा है तो डिवाइड होता है 1/tan, और इसी चीज को हम लिख सकते हैं tan टू द पावर -1, ठीक है। ये बस दिमाग में बैठाने के लिए, याद रखने के लिए, इसका कोई मैथमेटिकल रीजन नहीं है, ठीक है। तो tan इनवर्स ये आ जाएगा, जो था उसी को ही ब्रैकेट में लिख दीजिए, b sin थीटा a प्लस बी कॉस थीटा, ओके, b sin थीटा a प्लस बी कॉस थीटा, ओके। इस चीज को देखिए, बच्चे थोड़े बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसका जो फॉर्मूला है, जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमारे पास आया था, वो क्या आया था बच्चों, r बराबर, अच्छा फिर यहाँ पे भी थीटा ले लिया, ये अल्फा होगा ना बच्चों, ये अल्फा होगा ना, नहीं सॉरी सही है, ये थीटा ही होगा, बी साइन थीटा। तो अल्फा बराबर जो एंगल था वो अल्फा बराबर इतना आया, लेकिन रिजल्टेंट हमने क्या फाइंड किया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ये रिजल्टेंट था, ये इसका डायरेक्शन, ओके। इन दोनों से हम इस वेक्टर को यूनिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक चीज देखिए, इसका जो इक्वेशन है ये बहुत ही आसान से ए प्लस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी होल स्क्वायर का इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, और उसके पीछे में बस एक cos थीटा जोड़ना है, तो इसे याद रखना आसान है। कंफ्यूजन यहाँ पे हो जाता है बच्चों, ये b sin थीटा a प्लस बी cos थीटा, इसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसे तो प्रैक्टिस करने से कुछ भी याद रह जाता है, लेकिन इसको एक आसान तरीके से कैसे याद रख सकते हैं, देखिए ये sin थीटा और cos थीटा, देखिए ऊपर भी b के साथ लगा है, नीचे भी b के साथ ही लगा है, ठीक है। तो ये साइन थीटा और कॉस थीटा बी के साथ लगता है कि ए के साथ लगता है, इसमें बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी करते हैं, इसको रट लिए और यहाँ पे डालते वक्त या किसी प्रॉब्लम में सॉल्व करते वक्त गलत उल्टा डाल दिया और उनका आंसर गलत आ गया। तो बेहतर तरीका है इसको याद रखने का, साइन थीटा और कॉस थीटा एक ही वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई होगा, और वो कौन सा वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, जो साइन के साथ, जो वाला वेक्टर किसके साथ कनेक्टेड नहीं है, रिजल्टेंट के साथ कोई एंगल नहीं बना रहा है। इस चीज को ध्यान में रखिए, रिजल्टेंट के साथ एंगल बना रहा है ए, तो बी के साथ साइन थीटा और कॉस थीटा कनेक्टेड होगा, ओके, याद रहेगा। ये अल्फा एंगल जिस वेक्टर के साथ रिजल्टेंट ने बनाया उसके साथ साइन कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट मल्टीप्लाई नहीं होंगे, साइन थीटा कॉस थीटा किसके साथ होंगे, जिसके साथ वेक्टर एंगल नहीं बना रहा है, ठीक है। छोटी सी बात है, दिमाग में रखने चाहेंगे तो आराम से बैठ जाएगा, ठीक। तो ये था बेसिकली बच्चों आपका ट्रायंगल लॉ, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ तो मैं आपको बताऊंगा भी नहीं, बस लॉजिक बता दे रहा हूं, आप खुद से ट्राई कीजिए, मतलब कोई मतलब नहीं बनता इस लॉ के बाद उस लॉ का हमें कोई जरूरत भी पड़े, क्यों, क्योंकि इसी लॉ को घुमा के बना दिया जाता है और नाम दे दिया जाता है पैरेललोग्राम लॉ। अब बस इसका फिगर को एक बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये है वेक्टर है, ये है वेक्टर बी, पैरेलल, ये था ट्रायंगल लॉ, हमने एक ट्रायंगल से इसको डिस्क्राइब किया, इसको डिफाइन किया है, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ में क्या कहा जाता है,
इस वाले वेक्टर को आप आगे शिफ्ट कर दीजिए। मान लीजिए ये वेक्टर यहाँ पे आ गया, ये जो वेक्टर ए था वो अब यहाँ पे आ गया, और इसका जो ये रिजल्टेंट बना था इन दोनों वेक्टर का, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ पे आ गया, इससे पैरेलली आप शिफ्ट कर दीजिए, इसे इस वाले रिजल्टेंट को। और उसे डिफाइन इस तरीके से किया जाता है कि if two vectors are represented by two sides of a parallelogram, if two vectors are represented by two sides of a parallelogram taken in opposite order, मतलब ये cyclic order में नहीं रहेगा, taken in opposite cyclic order, then the resultant will be represented in both magnitude and direction by the diagonal of that parallelogram passing through those point of intersection of those two vectors, through the point of intersection of those two vectors। समझ में आया पैरेललोग्राम लॉ को कैसे डिफाइन किया गया? If two vectors are represented by two sides of a parallelogram taken in opposite order, then their resultant will be given by the diagonal of that parallelogram passing through the point of intersection of those two vectors। ठीक है, तो इसमें क्या है बच्चों, सेम ही तो लॉजिक है। हमने इस वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर दिया, इस वाले वेक्टर को वहीं पे रखा, और जो रिजल्टेंट था उसे पैरेलली शिफ्ट कर दिया। हमें क्या पता है किसी भी चीज को कोलिनियरली या पैरेलली शिफ्ट करने में उसके वेक्टर के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आते, वो वेक्टर वैसे के वैसे रहता है। ये जो वेक्टर था ये भी एग्जैक्टली वही वेक्टर है, क्यों? क्योंकि पैरेलली शिफ्ट हुआ है। ये जो वेक्टर था ये भी वही वेक्टर है, व्हाई? बिकॉज ये कोलिनियरली शिफ्ट हुआ है। कोलिनियर एंड पैरेलल शिफ्टिंग आर अलाउड इन वेक्टर्स। ठीक है, फ्री वेक्टर्स, हम यहाँ पे सारे फ्री वेक्टर्स ही कंसिडर कर रहे हैं। ओके, तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम इसके अगर सपोज अभी कोर्स में है, एग्जाम में आते हैं, अगर सपोज क्वेश्चन में पूछा गया तो पैरेललोग्राम लॉ में वेक्टर एडिशन का डेरिवेशन करने के लिए पैरेललोग्राम लॉ का, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस जो था वैसे ही। अब इस वाले वेक्टर को, अगर ये वेक्टर है, सपोज दिस इज सपोज वेक्टर ए, चलिए मैं दोबारा से बना दे रहा हूं। पहले हमारे पास केस था कुछ ऐसे, हमने बताया रिजल्टेंट ये हुआ, इसके बारे में हमने अभी पढ़ा। अब अगर पैरेललोग्राम लॉ पूछा जा रहा है तो आप बनाएंगे कैसे? कुछ इस तरीके से बनाएंगे, इतने लेंथ के बराबर ही लेते हैं तभी इसके पैरेलल आ पाएगा। ठीक है, तो इस अभी हमें इसका मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है। तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे आपको दिख रही है क्या? ये एक वेक्टर है, अब इस वेक्टर को इस वेक्टर के साथ इंटरचेंज कर दीजिए, देखिए ये बन ही गया ट्रायंगल लॉ। अब बाकी जितना भी लॉजिक था सब सेम है, कैलकुलेशन पूरा सेम, लॉजिक ये रहा। ओके, ये था ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। अभी हम पढ़ेंगे पॉलीगन लॉ। बहुत सही कॉन्सेप्ट के साथ उस लॉ को अभी हम पढ़ेंगे। और एक चीज याद रखिए, अगर पॉलीगन लॉ यहां तक तो फिर भी ठीक है, आप समझ गए होंगे, लेकिन पॉलीगन लॉ अगर अभी देख रहे हैं तो उसके लिए आई विल डेफिनेटली रिक्वेस्ट यू टू गो एंड हैव ए वॉच ओवर द प्रीवियस वीडियो। इसके जस्ट पहले वाला जो वीडियो है उसमें एक बार जाके आप देख लीजिए, आपको बहुत सही कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, let's check few more aspects of the vectors depending upon our known knowledge। ठीक है, जितना हमें पता है वेक्टर के बारे में उसके उतने नॉलेज के साथ हम कुछ और चीजों के बारे में अभी हम देखते हैं। ठीक, तो मान लीजिए हमने कहा कोई एक वेक्टर, ये कोई एक वेक्टर है, लेट्स कॉल इट वेक्टर ए। अभी इसका जो इन्फ्लुएंस या इसका इफेक्ट होगा लेट्स से अलोंग दिस डायरेक्शन। अगर ये एंगल थीटा है तो इस अलोंग जो वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड हम कितना बोल रहे थे? a cos थीटा। ओके, और इसके राइट परपेंडिकुलर में, इस वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर में
इस वेक्टर के परपेंडिकुलर में जो इफेक्ट होगा वो कितना हम बोल रहे थे, a sin थीटा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ये जो भी वेक्टर होगा, यही हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में या अभी थोड़ी देर पहले। तो अभी मुझे एक चीज बताइए कि इस वाले वेक्टर का जो इन्फ्लुएंस है, ये सारे इसी वेक्टर से ही बने हैं, तो इसका इन्फ्लुएंस कहाँ तक रहेगा, इनफाइनाइट तक। अगर मैं बोलूं ये सपोज थीटा है, तो यहाँ पे a cos थीटा, लेट से ये वाला एंगल है आपका फाई, ये जो बड़ा एंगल है ये फाई है, तो ये कितना बन जाएगा, a cos फाई। अगर मैं यहाँ पे देखूं और लेट से ये एंगल है बीटा, तो यहाँ पे इसका इन्फ्लुएंस कितना हो जाएगा, a cos बीटा। ठीक है, जैसे जैसे एंगल बढ़ते रहेगा ये a cos थीटा ऐसे बनते रहेंगे। तो मुझे आप ये सोच के बताइए कि इसके वजह से जो इन्फ्लुएंस है वो क्या पूरा 360 डिग्री में रोटेट करता रहेगा या फिर इसका कोई लिमिटेशन बनेगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल मैटर है। देखिए, बात करते हैं, अगर ये a cos थीटा हो रहा है, ये a cos फाई हो रहा है, ये a cos बीटा हो रहा है, तो ये इनका मैग्नीट्यूड डिपेंड किस पे कर रहा है, इस एंगल पे। जिस डायरेक्शन में हम वेक्टर के कंपोनेंट को फाइंड आउट कर रहे हैं, गिवन वेक्टर के कंपोनेंट को, वो डायरेक्शन कितना एंगल बना रहा है उस मदर वेक्टर के साथ, उस पर डिपेंड कर रहा है। और वो किस किस फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कॉस फंक्शन पे, कॉस ऑफ दैट एंगल हम बोल रहे हैं। तो अगर आप कॉस के आपको वैल्यू पता होंगे तो आपको पता होगा कि कॉस 0 डिग्री होता है 1 और कॉस 90 डिग्री हो जाता है 0। ओके, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी वेक्टर का जो इफेक्ट है उस वेक्टर से 90 डिग्री डिस्टेंस पे बन रहा है। सपोज हम मान लेते हैं इस वेक्टर के साथ ये वाला लाइन 90 डिग्री बना रहा है, ये जो हमने लाइन खींचा ये 90 डिग्री बना रहा है, और इस तरफ भी इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इस वाले वेक्टर का जो इन्फ्लुएंस होगा वो यहां से, हमने क्या देखा था, जैसे जैसे दूरी घटती रहती है, सपोज ये कोई वेक्टर है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे इतना इन्फ्लुएंस कर रहा था, एक्स एक्सिस पे इतना इन्फ्लुएंस कर रहा था, जब हम वेक्टर को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये कुछ मान लीजिए यहाँ आ गया, तो अभी ये वाई एक्सिस पे इसका इन्फ्लुएंस बढ़ गया, एक्स एक्सिस पे इन्फ्लुएंस घट गया। सिमिलर मैनर में अगर हम यहाँ सोचें तो जैसे जैसे ये एंगल बढ़ते रहेगा, जैसे जैसे हमारा रिक्वायर्ड कंपोनेंट वेक्टर इस मदर वेक्टर से दूर हटते रहेगा, वैसे वैसे उसका मैग्नीट्यूड घटते रहेगा। कब तक घटेगा, जब तक वो 90 डिग्री पे ना पहुंच जाए, वहां पे आके उसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। ओके, वहां पे आके उसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी वेक्टर का इन्फ्लुएंस उस वेक्टर से 90 डिग्री तक ही रहता है, दोनों साइड में। इस तरफ भी देखें तो 90 डिग्री, इस तरफ भी देखें 90 डिग्री। इस लाइन पे आके इसका इन्फ्लुएंस 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि हम मैथमेटिकली देख रहे हैं इसके साथ जो cos 90 वाला टर्म जुड़ा होगा, cos वाला टर्म जुड़ा होगा, वहां पे वो एंगल 90 डिग्री बन जाएगा, और जैसे ही ये 90 डिग्री बना ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा। 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग विल गिव अस 0। ओके, अगर सपोज मान लेते हैं हमें एंगल पता नहीं चल रहा, हमने बहुत ही भद्दा सा डायग्राम बना दिया, बहुत ही भद्दा सा डायग्राम बना दिया, हमें एंगल पता नहीं चला। सपोज ये कोई एक वेक्टर है और हम यहाँ पे इसके, दिस इज द मदर वेक्टर, हम इसके इन्फ्लुएंस को इस डायरेक्शन में फाइंड आउट कर रहे हैं। हम बहुत ही लुल्ल इंसान है, हमें पता नहीं चला कि ये 90 डिग्री को क्रॉस कर चुका है, मतलब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से ज्यादा हो चुका है, तो इसका यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्यों, क्योंकि हमने क्या देखा, ये डिमिनिश होते होते घटते घटते 90 डिग्री पे ही 0 हो जाता है, तो 90 डिग्री के इस तरफ इसका कोई इफेक्ट होने का सवाल ही नहीं उठता है कि नहीं। तो हमें पता नहीं चला, तो हमने बस इस एंगल को मान लिया, लेट से दिस इज थीटा, और हमें पता करना है इसके वजह से इस डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस क्या होगा। ओके, तो
किसी भी चीज को जब हम फिजिकली सोच नहीं सकते, हम मैथ्स के हेल्प से उसे चेक कर लेते हैं। तो इसे भी वही करते हैं। देखिए, मान लीजिए इसके अलोंग जो 90 डिग्री का लाइन था वो कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा था। इसके साथ एक 90 डिग्री बना लेते हैं। ये किसके साथ 90 डिग्री है? इस मदर वेक्टर के साथ ये 90 डिग्री का लाइन बना रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इस वेक्टर का इन्फ्लुएंस यहीं तक आएगा इस तरफ, और उस तरफ यहां तक जाएगा। इस लाइन को टच करते ही उसका इन्फ्लुएंस 0 हो जाएगा। ओके, तो अभी हम इधर क्या, कुछ तो होगा, हमें पता नहीं है, तो हमने सिंपल वे में क्या किया, अगर ये ए है और ये एंगल थीटा है तो ये ए कॉस थीटा तो होगा। एंगल कितना है हमें पता नहीं, वो तो थीटा पे डिपेंड करेगा। ओके, अगर ये ए कॉस थीटा हुआ तो अभी एक चीज बताइए मुझे, लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा। नाउ क्या हम इस थीटा को 90 डिग्री प्लस अल्फा लिख सकते हैं? ये 90 डिग्री और ये अल्फा दोनों मिलकर थीटा बना रहे हैं। ऑफ कोर्स वी कैन राइट। तो इसे हम लिखे ए कॉस थीटा के जगह पे 90 डिग्री प्लस अल्फा। कोई दिक्कत नहीं है। कॉस 90 डिग्री प्लस अल्फा होता है बच्चों माइनस साइन थीटा, माइनस साइन अल्फा। ये आ गया बच्चों माइनस साइन अल्फा। ये आ गया, ये जो ए कॉस थीटा हमने लिया था वो अल्टीमेटली आया माइनस साइन अल्फा। मतलब यहाँ पे ये ए कॉस थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस साइन अल्फा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी अगर ये माइनस साइन अल्फा है तो क्या हम कह सकते हैं कि इसी लाइन को अगर हम सीधा इस तरफ एक्सटेंड करें और इसके डायरेक्शन को बदल दें तो ये ए साइन अल्फा आ जाएगा, है कि नहीं? इसका मैग्नीट्यूड था ए साइन अल्फा, माइनस डायरेक्शन बता रहा था, अगर माइनस इधर है तो प्लस उसके ऑपोजिट होगा। ओके, ये हो गया माइनस साइन अल्फा। तो हमें अल्टीमेटली क्या पता चल रहा है कि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर हम गलती से मैथमेटिकली चेक भी करें तो हमें पता चलेगा इधर से नेगेटिव आएगा, जिसको घुमाने से अल्टीमेटली इस 90 डिग्री के दायरे में ही कुछ इन्फ्लुएंस बन सकता है, ऑपोजिट में कोई इन्फ्लुएंस नहीं बनेगा। अगर मैथमेटिकली चेक करेंगे तो हमारा आंसर माइनस साइन के साथ आएगा, जो हमें ये डिनोट करेगा कि आप उल्टे डायरेक्शन में हो, अपने डायरेक्शन को ऑपोजिट बनाओ। ओके, तो जैसे ही हमने ये ए साइन अल्फा यहाँ पे देखा, अभी हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं। हमारे पास नॉर्मली क्या हो रहा था बच्चों, अगर सपोज कोई ऐसा एक कुछ भी एक वेक्टर है तो इसके साथ जो एंगल बना रहा था थीटा का, लेट से दिस इज वी, तो ये जो एंगल बना थीटा ये क्या हो रहा था, वी कॉस थीटा, और इसी के परपेंडिकुलर पे हो रहा था वी साइन थीटा। तो अगर हमें यहाँ पे ए साइन अल्फा मिल रहा है तो इसके परपेंडिकुलर पे कहीं पे हमें ए कॉस अल्फा भी मिलना चाहिए, इसी लॉजिक के हिसाब से। ओके, चेक करते हैं। तो अगर ये ऐसे है तो मान लेते हैं ये कुछ है इसके अलोंग कितने पे, 90 डिग्री पे। ये है 90 डिग्री पे, पहले हमने बताया था ये था 90 डिग्री पे। ठीक है, अभी हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं कि अगर ये ए साइन अल्फा है तो इसके 90 डिग्री पे ए कॉस अल्फा भी आना चाहिए। अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पे ए कॉस अल्फा आएगा, अगर यहाँ पे ए कॉस अल्फा आएगा तो डेफिनेटली ये वाला एंगल को अल्फा बनना पड़ेगा, तभी जाके ये ए कॉस अल्फा देगा। तो उसे अभी हम चेक करते हैं ये एंगल अल्फा बन रहा है कि नहीं। थोड़ा प्यार से अगर बच्चों इस फिगर को देखोगे तो आपको एक चीज पता चलेगा। देखिए, ये जो 90 डिग्री था यहां से ये बन रहा था अल्फा, किसके साथ, इसके साथ। 90 डिग्री कौन थे, ये और ये 90 डिग्री। ठीक है, अब मानिए इस 90 डिग्री के इस वाले आर्म को, एंगल की इस वाले आर्म को हमने यहां से शिफ्ट किया इसके ऊपर, हमने यहां से शिफ्ट किया इसके ऊपर, मतलब कुछ ऐसे मानिए इस चीज को हम ऐसे घुमा रहे हैं। तो जैसे ही हमने इस 90 डिग्री को ऐसे घुमाया तो इसके साथ जो 90 डिग्री बना रहा है ये भी ऐसे घूम गया। एग्जैक्टली मेरे फिंगर को फॉलो कीजिए, ये 90 डिग्री ऐसे था, हमने इसको ऐसे घुमाया तो ये इस पोजीशन पे आ गया अभी।
अगर ये इस पोजीशन पे आ गया तो यहां से ये अल्फा बना रहा था, तो ये जो अल्फा वाला एंगल वो यहां शिफ्ट हो गया। समझ में आया? दोबारा से बता रहा हूं, यहाँ पे ये 90 डिग्री था, ये एंगल यहाँ पे अल्फा था। तो अगर हम इस आर्म को अल्फा शिफ्ट करेंगे इस तरफ, तो ये देखिए, पहले ये यहाँ पे 90 डिग्री था, देखिए दो 90 डिग्री दिखा रहा हूँ, एक ये 90 डिग्री, दूसरा ये 90 डिग्री। अगर हम इसको यहाँ से ऐसे 90 डिग्री घुमाएंगे तो इसके साथ जो एंगल वो यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है कि नहीं? ओके, वेरी वेल एंड गुड। तो यहां से हमें ये पता चला कि कहीं पे भी आप 90 डिग्री के ऑपोजिट में फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स अल्टीमेटली मैथमेटिकल सॉल्यूशन के बाद हमें पता चलेगा वो 90 डिग्री की इस तरफ नहीं है, बच्चा उस तरफ ही है, जिस तरफ से वो वेक्टर एक्चुअल में, जो मदर वेक्टर वो एक्चुअल में अप्लाइड हुआ है। ओके, अगर आप इस चीज को समझ गए हो तो अभी एक बढ़िया चीज हम देखने वाले हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं ये बच्चों, इनको ध्यान से समझिए, ठीक है? बस एग्जाम में मार्क्स के लिए फिजिक्स को मत पढ़िए या साइंस के किसी सब्जेक्ट को मत पढ़िए, आपको मजा नहीं आएगा बिल्कुल। अभी देखिए, बॉडी की बात कर लेते हैं फिर से। सपोज ये जो बॉडी था, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया था, ठीक है? इसके ऊपर हमने कुछ भी, चलिए फोर्स ही ले लेते हैं, इसे फोर्स लगाया था हमने। अब हम बोल रहे हैं कि इसके 90 डिग्री तक इसका इन्फ्लुएंस रहेगा। सपोज ये 90 डिग्री का लाइन है, तो इसके जो फोर्स होंगे वो 90 डिग्री तक लगेंगे, इस तरफ इसके कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेंगे। इस पूरे 90 डिग्री रीजन पे इसके थोड़े 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 इन्फ्लुएंस लग रहे होंगे, इसके थोड़े थोड़े इन्फ्लुएंस लग रहे होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो अभी मान लीजिए इससे थोड़े दूरी पे ये एक फोर्स लगा, इसका पूंछ थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेंथ थोड़ा छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम था, ये थोड़ा घट गया। इससे थोड़ा और इस तरफ आएंगे, थोड़ा और घटेगा, थोड़ा और इधर आए तो थोड़ा और घटेगा, थोड़ा और इधर आए तो थोड़ा और घट गया। वेल एंड गुड, वेरी गुड। चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक सेम मैनर में इधर भी घटते रहेगा। ये मान लेते हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में इस तरफ इतना घट रहा है, फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में यहाँ पे इतना घट रहा है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में मान लीजिए इतना घटा, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में मान लीजिए इतना घट रहा है। ठीक है, ठीक। तो अभी एक चीज मुझे बताइए कि इतने सारे फोर्सेस थे, ठीक है, लेकिन जब हम इसी फिगर को ऐसे देख रहे थे, जब हम इसी फिगर को ऐसे देख रहे थे कि ये कोई एक वेक्टर था, इसका इन्फ्लुएंस इस डायरेक्शन में, हमने बोला कि ये है v cos थीटा, और इसके अलोंग में हो गया v sin थीटा, और इन्हीं दोनों को ऐड करने से ये फोर्स हमें मिल गया। इन्हीं दोनों को ऐड करने से हमें ये फोर्स मिल गया, या फिर हम कह रहे थे कि ये फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। लेकिन क्या वो सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, या बाकी जगह पे भी उसका इन्फ्लुएंस था? अभी हम देख रहे हैं बाकी हर जगह पे उसका इन्फ्लुएंस है। कहां से कहां तक? इस मदर वेक्टर के 90 डिग्री लाइन तक उसका पूरा इन्फ्लुएंस है। अगर यहाँ पे भी इसके इन्फ्लुएंस हैं और हम सिर्फ इन दोनों को कंसीडर कर रहे हैं, तो इन दोनों को ऐड करने से वही वेक्टर हमें कैसे मिल जाता है? समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे भी इन्फ्लुएंस है इसके, तो उन सबको ऐड करने से ये वेक्टर हमें मिलना था ना। हमने तो बस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को कंसीडर कर लिया। यहाँ पे इत्तेफाक से कुछ बना नहीं, अगर बनता तो समझने में आसानी होती। ठीक है, चलिए इस वेक्टर को तो दोबारा से बना लेते हैं। मान लीजिए ये बॉडी है, ये कोई एक वेक्टर लग रहा है, इसका एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे ये रहा और वर्टिकल डायरेक्शन पे ये रहा। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये वर्टिकल डायरेक्शन। अब यहाँ पे भी एक वेक्टर लग रहा है, यहाँ पे भी एक वेक्टर लग रहा है, इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं।
यहाँ पे भी एक वेक्टर लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है, कहाँ तक, अप टू 90 डिग्री तक इसके लगेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे ये लग रहा है और यहाँ पे ये लग रहा है। ओके, तो ये सारे वेक्टर्स मिलके इस वेक्टर के रिजल्टेंट बने, मतलब ये सारे जितने भी छोटे छोटे वेक्टर बनाए सब इसी वेक्टर के, इसी मदर वेक्टर के बच्चे हैं, इसी के वजह से ये सारे पैदा हुए हैं। ठीक, तो हम जब इसे और सिर्फ इसे कंसीडर कर रहे हैं तो ये बाकी वेक्टर कहाँ गए, समझिए कॉन्सेप्चुअली चीज को, फील कीजिए इसको। बाकी सारे भी अपने इफेक्ट डालने चाहिए ना, तो अगर डालने चाहिए तो हम ट्रायंगल लॉ कैसे बना लिए, सिर्फ इस वेक्टर और इस वेक्टर को लेके बता रहे हैं कि इन्हीं दोनों को मिला के जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर हो जा रहा है। हाउ कम? ठीक है, अब देखिए, अगर हम इन वेक्टर्स को, इन वेक्टर सारे वेक्टर्स को हम अभी बना रहे हैं, फिगर को हटा दिया और उनके डायरेक्शन को वैसे ही रख के हम सारे वेक्टर्स को एक बार बना के चेक करते हैं हो क्या रहा है कहानी। लेट्स डू इट। तो पहले चलिए इनका थोड़ा नामकरण कर देते हैं बच्चों। मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल वाला वेक्टर है P, वर्टिकल वाला वेक्टर है Q, और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, रैंडमली हमने कुछ नाम दे दिया वेक्टर्स का। ठीक है, तो अभी हम अगर फिगर बनाने जाएं तो देखिए पहले ये और इसको एग्जैक्टली हम इसके पैरेलली और उसके लेंथ को सेम रख के शिफ्ट किए। ठीक है, एग्जैक्टली इसके लेंथ को, इस वेक्टर को हमने यहाँ पे शिफ्ट करके बनाया है। ओके, अब ये वाला वेक्टर ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल है और थोड़ा लंबा है इससे, वेल एंड गुड। अब इस वाले वेक्टर की, इसे भी एग्जैक्टली इसके पैरेलली बनाएंगे और थोड़ा ज्यादा लंबा बनाएंगे। ये वेक्टर यहाँ आ गया। अब ये तो मदर वेक्टर है, इसे नहीं बनाना है, इस वेक्टर की बात करते हैं। ये थोड़ा टेढ़ा है, वर्टिकल नहीं है और एग्जैक्टली इसके लेंथ का है, एग्जैक्टली इसके लेंथ का है क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं। ओके, अब आता है वर्टिकल जो इससे थोड़ा छोटा है, ये आ गया आपका वर्टिकल जो इससे थोड़ा छोटा है। ये वाला वेक्टर आपका बन गया इस तरफ कुछ, ये बन गया ये वाला वेक्टर। ओके, तो इनका नेमिंग भी यहाँ पे कर देते हैं। दिस इज 1, दिस इज P, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज Q एंड दिस इज 4। ओके, अब देखिए मजा, जो ब्यूटी आने वाला है वो देखिए, ये सारे वेक्टर हमने बना दिए। अब ये जो मदर वेक्टर है जब उसे बनाएंगे, लेट से V, ये मदर वेक्टर कैसे बन रहा है, यहां से लेके यहां तक, समझ में आ रहा है? मतलब इन सारे वेक्टर्स को मिला के ही ये मदर वेक्टर बना है। ठीक, ये तो था एक कॉन्सेप्ट, दिमाग में रखिए इसे। लेकिन हमारा सवाल क्या था, सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को मिला के कैसे ये पूरा वेक्टर बन जा रहा है, दैट वाज आवर क्वेश्चन। नाउ लेट्स चेक इट। हमने क्या किया, हमने बस इस वाले वेक्टर को और इस वाले वेक्टर को कंसीडर किया, तो ये सारे वेक्टर कहां गए। ओके, लेट्स चेक इट आउट। हम क्या कर रहे हैं अभी, ये जो छोटे छोटे बाकी सारे वेक्टर्स थे, उन वेक्टर्स को हम इस P और Q के डायरेक्शन में फिर से रिजॉल्व करेंगे। देखते रहिए, समझते रहिए, फील करते रहिए चीजों को। तो ये P हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, Q वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसे हमने हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जैसे हमें पता है। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो इसका वर्टिकल कोई कंपोनेंट नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि वो 90 डिग्री बन जाएगा, तो ये ऐसे सीधा ही रह गया। ओके, 2 के लिए हम क्या करेंगे, ये रहा आपका वर्टिकल और ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हम बस इसके और इसके रेस्पेक्ट में सारे वेक्टर्स को तोड़ रहे हैं। यहाँ पे बच्चों ये आ गया वर्टिकल, ये आ गया हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकल है तो इसका हॉरिजॉन्टल कोई कंपोनेंट नहीं बनेगा, यही रह गया। और इसके लिए ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल और ये रहा आपका वर्टिकल। ठीक है, ये है वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। कुछ फील कर पा रहे हो अभी देख के इसे? देखिए, तो हम जब बस इस
P और Q को कंसिडर कर रहे थे तो ये सारे बाकी वेक्टर्स अपना इफेक्ट उसी P और Q के डायरेक्शन में छोड़ रहे थे। समझ में आ रहा है? देखिए ये जो है इसके साथ ये प्लस हुआ, फिर ये प्लस हुआ, फिर ये प्लस हुआ, फिर ये प्लस हुआ। बस मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं बच्चों। ये सारे प्लस होके हमें दे रहे थे, जिसे हम आसान तरीके से बस यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना रहे थे। ये सारे इसी के अंदर एडेड हैं बाय डिफॉल्ट तरीके से, मैथमेटिकली प्रूवन वे में। और जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट्स थे वो सारे इसी के अंदर एड अप हो गए हैं। तो अल्टीमेटली हम इन सारे वेक्टर्स को कंसीडर करें या कोई भी रैंडम दो वेक्टर्स को कंसीडर कर लें, हमें सेम इफेक्ट ही मिल जाएगा। ओके, वेरी गुड। अगर यहां तक आप ये समझ रहे हैं तो अभी एक चीज ध्यान दीजिएगा बच्चों। हम जो ट्रायंगल लॉ में देख रहे थे, लेट्स से ये हमने बना के इसे देखा था और यहाँ पे ये वेक्टर कुछ आ रहा था जिसका हम ऐसे दो वेक्टर से पहले हमने मैग्नीट्यूड लिया था, फिर उसका डायरेक्शन हमने लगा दिया था। दिस इज y, दिस इज x, लेट्स से दिस इज v। तो ये जो vy वेक्टर था और ये जो vx वेक्टर था, इन्हीं दोनों को ऐड करने से हमें क्या मिल रहा था? ये पूरा वेक्टर। तो अगर हम इन दोनों को भी सेम मैनर में थिंक करें, इन दोनों वेक्टर्स को इसके अलोंग तोड़ के सोचें, डिस्ट्रीब्यूट करके सोचें, तो कुछ बेहतर चीज हमें दिखना चाहिए। लेट्स डू इट। Vx को हमने इसके अलोंग और इसके परपेंडिकुलर के अलोंग, ऑब्वियसली एक डायरेक्शन ये ले रहे हैं तो दूसरा डायरेक्शन कैसे होगा? इसके परपेंडिकुलर। अगर ये एंगल है थीटा तो ये बन जाएगा बच्चों आपका v cos थीटा और ये बन गया आपका v sin थीटा, मतलब vx। हम इस vx को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और इस y को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये कैसे बनेगा बच्चों? इसको नीचे नहीं लेके बच्चों यहाँ ऊपर बना देते हैं तो थोड़ा समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो ये एंगल था बच्चों हमारा थीटा। ओके, अब ये था Vx और इसे हम वेक्टर की तरह अभी ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम इन दोनों को वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। डेफिनेटली वो मैग्नीट्यूड्स थे, लेकिन साथ ही साथ अगर हम डायरेक्शन दे दे रहे तो वेक्टर वही तो था, ट्रायंगल लॉ। तो वेक्टर हो गया, तो ये आ गया इसका Vx cos थीटा। और ये वाला कितना होगा बच्चों? क्या हम इसे कह सकते हैं कि ये Vx sin थीटा हो रहा है? कौन सा? ये वाला लेंथ, ये मैग्नीट्यूड से है। चलिए इसे नीचे थोड़ा लिख देते हैं। ठीक है, यह है Vx cos थीटा और ये Vx sin थीटा। एग्जैक्टली सेम मैनर में हम Vy को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसके अलोंग? बी के अलोंग ही हमें करना है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी इस लाइन के पैरेलल ही हम लेंगे। मान लेते हैं ये रहा। ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। अभी तक इतना ही सोचते हैं और यहां से एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉप होगा। मान लीजिए ये वो परपेंडिकुलर बन गया। ये वो परपेंडिकुलर बन गया। ये एंगल यहाँ पे कितना? 90 डिग्री। ये एंगल यहाँ पे कितना? 90 डिग्री। तो ये क्या बन गया? रेक्टेंगल। वेरी वेल एंड गुड। अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना बनेगा? 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो रहा है तो dy के साथ ये कनेक्टेड है तो ये cos कंपोनेंट। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? dy cos 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा कॉस का कितना होता है बच्चों? साइन थीटा। तो ये कितना आ गया? Vy साइन थीटा। ओके, अगर ये Vy साइन थीटा है तो ये कितना बनेगा? Vy cos थीटा। बच्चों यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, आप इसको उल्टे तरीके से भी देख सकते थे। अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये 90 डिग्री है तो ये कितना बन गया?
थीटा, अगर ये एंगल थीटा तो वी वाई के साथ कनेक्टेड जो है एंगल थीटा बना रहा है, तो उस आर्म का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वी वाई कॉस थीटा। ठीक है, अलग अलग दो तरीके से हम सोच सकते हैं यहाँ पे, तो इसकी वजह से ये कुछ यहाँ पे बना। लेकिन जैसे ही यहाँ पे बना, एक ब्यूटी देखिए यहाँ पे, अगर हम इस लेंथ को, ये रेक्टेंगल बन रहा है, इस लेंथ को यहाँ शिफ्ट करके सोचिए, तो ये वाला जो लेंथ आएगा, ये वाला जो लेंथ आएगा बच्चों, ये कितना आ जाएगा, एग्जैक्टली इसी के बराबर, मतलब वी वाई साइन थीटा। मजा आ रहा है, ये कितना आ गया, वी वाई साइन थीटा, ये कितना था, वी एक्स कॉस थीटा। वेरी वेल एंड गुड। अभी और मजा देखिए, ये वाला जो आर्म है, ये वाला जो वेक्टर है, वो इस तरफ डायरेक्टेड है, जिसका मैग्नीट्यूड है वी एक्स कॉस, वी एक्स साइन थीटा। ये वाला जो वेक्टर है वो इस तरफ डायरेक्टेड है, जिसका मैग्नीट्यूड है वी वाई कॉस थीटा। अगर ये दोनों इक्वल होते तो हम इन्हें कैंसिल कर देते। अभी हमें पता नहीं चल रहा है ये इक्वल है कि नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, ये अगर रेक्टेंगल बन रहा है तो ये वाला साइड और ये वाला साइड का लेंथ इक्वल होगा। लेंथ इक्वल होगा मतलब ये मैग्नीट्यूड ही था, डायरेक्शन इस तरफ, ये मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन इस तरफ। ये दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में है। क्यों है बच्चों, रेक्टेंगल के दो ऑपोजिट साइड्स हैं, तो ये दोनों पैरेलल हैं, मैग्नीट्यूड सेम। एंटी पैरेलल वेक्टर तो एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर बन रहे हैं। अगर नेगेटिव वेक्टर बन रहे हैं तो ये और ये इन्फ्लुएंस कैंसिल आउट हो गए, बचा कौन सा, ये और ये, बस इतना ही बचा, और कुछ नहीं बचा। अभी और मजा देखिए यहाँ पे, ये दोनों जो लेंथ बचे और ये दोनों लेंथ जो कैंसिल आउट हो गए, थोड़ा हम और गौर से इसे देखने जाएं, थोड़ा और गौर से इसको देखने जाएं तो हमें क्या पता चलेगा। ठीक है, चलिए पहले ग्राफिकल का ही बात कर लेते हैं। ये ग्राफिकल मेथड में, ज्योमेट्रिकल मेथड में हम देख रहे थे, यहाँ पे देखिए ये जो दो वेक्टर्स थे, कौन सा, ये और ये, इस v के दो कंपोनेंट वेक्टर्स, उन दोनों के कंपोनेंट्स को अगर हम एंगल वाइज ट्रीट करें तो ये दोनों मिलके इस पूरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कंप्लीट कर रहे हैं। कौन दोनों मिलके, इन दोनों वेक्टर्स के कंपोनेंट्स अलोंग दिस वेक्टर और अलोंग दिस लाइन आर कंप्लीटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। देखिए बच्चों, ग्राफिकल मेथड है, इन सारे के लेंथ इनके मैग्नीट्यूड के बराबर है या प्रोपोर्शनेट है, हम मान सकते हैं। प्रोपोर्शनेट का मतलब अगर ये वाला वेक्टर हमने इतना बड़ा को इतना छोटा लिया है, तो ये भी डेफिनेटली उतना बड़ा था उसे छोटा लिया है, ये भी बड़ा था उसे छोटा किया है, सारे प्रोपोर्शन में छोटे हो रहे हैं। तो अगर यहाँ पे ये वाले दोनों लेंथ मिलके, ये दोनों लेंथ कहाँ से आए, इन वेक्टर्स के कंपोनेंट्स इस वेक्टर के अलोंग, ये क्या कर रहे हैं, इसके मैग्नीट्यूड को कंप्लीट कर दे रहे हैं, इसके मैग्नीट्यूड को भरपाई कर दे रहे हैं। ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड को कंप्लीट कर रहे हैं। इससे क्या मतलब हुआ कि ये जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड इन्हीं दोनों वेक्टर के कंपोनेंट के बराबर है। और कंपोनेंट क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कंपोनेंट, दोनों में डिफरेंस क्या है, कंपोनेंट एक पर्टिकुलर एंगल पे होता है, एक पर्टिकुलर एंगल पे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे इस पर्टिकुलर एंगल पे, किस एंगल पे, जिस एंगल पे वेक्टर खुद है, मदर वेक्टर खुद है या फिर रिजल्टेंट वेक्टर खुद है, उस एंगल, उस डायरेक्शन में इनके मैग्नीट्यूड एड अप हो रहे हैं और एग्जैक्टली उतना सेम मैग्नीट्यूड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, तो एक ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज हमें पता चला कि नहीं, ये बस कहानी नहीं था, इसके पीछे का ट्रूथ ये था, इस वजह से हम वेक्टर्स को ऐसे ऐड कर पा रहे हैं। अभी और आगे देखिए, कुछ बच्चों का दिमाग ठनक भी गया होगा, जिनका नहीं ठनका है आइए हम ठनका देते हैं। ये था Vx वेक्टर हमने लिया था, जब हम इसे वेक्टर मान रहे थे और इसे कंपोनेंट मान रहे थे, तब इसके लेंथ को हम सिर्फ Vx कंसीडर कर सकते थे। अगर इसका लेंथ Vx है, व्हाट इज दिस Vx, V cos थीटा। ओके, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं Vx इज इक्वल टू V cos थीटा, एंड व्हाट इज V cos theta. Now look at here, this Vx, this Vx cos theta will be then how much?
if Vx is V cos theta, then Vx cos theta will be how much? V cos theta times cos theta. ये कितना बन गया? V cos स्क्वायर थीटा। ये ग्राफिकल मेथड था, अभी उसी चीज को हम मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं, आंसर बराबर आना चाहिए। तो ये V cos स्क्वायर थीटा। फिर इसकी अगर बात करें, y की अगर बात करें, तो ये Vy कितना था? ये जो Vy है ये असल में कितना था? V साइन थीटा, है कि नहीं? V ये था तो ये V साइन थीटा था, तो Vy जो मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का, इसे हम Vy साइन थीटा ले लिए। एंड व्हाट इज नाउ, देन व्हाट विल बी Vy साइन थीटा। कौन है Vy साइन थीटा? ये तो Vy साइन थीटा कितना बन रहा है बच्चों? Vy साइन थीटा टाइम्स साइन थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी V sin square theta. Why? Because Vy is V sin theta times sin theta will be sin square theta. तो यहाँ इसको देखिए और इसे देखिए और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा बच्चों? यही लिख दे रहे हैं, V cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा आपका 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बचा कौन? सिर्फ V। मजा आया? बचा कौन? सिर्फ V, और V ही तो है। यहां हमें दिख रहा है Vx cos थीटा Vy sin थीटा, क्यों? क्योंकि हमने उसी V cos थीटा को यहाँ पे Vx का नाम दे दिया था। मतलब राम का नाम पहले हमने श्याम दिया, फिर बाद में बता रहे हैं कि वो श्याम जो था वही राम था। समझ पा रहे हैं? तो इस वजह से यहाँ ये मैथमेटिकली हमें दिखा और ये ग्राफिकली दिखा, है ना मजेदार? ठीक है, अभी वापस फिर से आते हैं, वो तो ट्रायंगल का कहानी थोड़ा बहुत देख लिए। अगर यहाँ पे भी इतना नहीं बना के अगर आप यहीं पे भी देखने जाओ, बस यहीं पे भी चेक करने जाओ, तो भी आपको पता चल जाएगा कहानी सेम था। ये था V cos थीटा। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान दे दीजिए पहले, ये जो हमने ऑपोजिट साइड में कैंसिल कराया रेक्टेंगल के, दो ऑपोजिट साइड होने की वजह से इनका मैग्नीट्यूड सेम था, डायरेक्शन ऑपोजिट था, हमने कैंसिल कर दिया। वेरी वेल एंड गुड। इतना नहीं सोच के ऐसे भी तो सोच सकते हैं, इस वेक्टर के अलोंग इन्फ्लुएंस देख रहे हैं, अगर ये एंगल 90 डिग्री हो रहा है, ये एंगल 90 डिग्री है, अगर ये दोनों एंगल 90 डिग्री, रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री, ये दोनों एंगल 90 डिग्री, तो डेफिनेट बात है इस वेक्टर के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, इस वेक्टर के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस वेक्टर का इन्फ्लुएंस इसके 90 डिग्री एंगल पे जीरो हो जाता है, इसका इन्फ्लुएंस इसके 90 डिग्री एंगल पे जीरो हो जाता है। वैसे भी सोच सकते हैं, जो अभी यहाँ पे हमें बेहतर समझ में आएगा। देखिए, सपोज मान लेते हैं ये V cos थीटा वो V sin थीटा था, एग्जैक्टली यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर इस प्लेन को हम पकड़ लेते हैं, तो ये Vx cos थीटा था, Vx cos थीटा का ये एंगल था थीटा। इधर कंपोनेंट कितना होगा? V cos थीटा टाइम्स cos थीटा, कितना बन गया? V cos स्क्वायर थीटा, V cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर यहाँ होगा जो कि जीरो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। दूसरे तरफ देखते हैं, ये था V sin थीटा, ये एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। अगर ये V sin थीटा है तो इसका कंपोनेंट इसके अलोंग कितना होगा? यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चा, ये ऑब्लिक नहीं है बच्चों, बस मार्केशन किया हूँ। इसके अलोंग कितना होगा? V sin थीटा, जो कि ये खुद था, टाइम sin थीटा। क्यों? क्योंकि ये एंगल हो रहा है 90 माइनस थीटा, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, जो कि होता है साइन थीटा। तो ये कितना बन गया? V साइन स्क्वायर थीटा। तो V cos स्क्वायर थीटा V साइन स्क्वायर थीटा दोनों एक ही लाइन पे एक्ट हो रहे हैं, इस लाइन पे, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विल बिकम 1 एंड 1 टाइम्स V विल बिकम V। ये बस मजेदार चीजें हैं, बस ऐसे ही प्ले विथ वेक्टर्स वाले चीजें हैं, ठीक है? हर एक कोने से चीज को महसूस कीजिए। वापस आते हैं अपने मेन मुकाम पर, पॉलीगन की बात चल रही थी। यहाँ पे अगर ये हो रहा है तो यहाँ पे भी होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। लेट्स चेक इट आउट। यहाँ पे ये वाले वेक्टर को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें
तो ये कुछ ऐसे दो कंपोनेंट्स वेक्टर देने चाहिए, या फिर ऐसे कैसे भी सोच सकते हैं, एक ऑर्डर में रहेंगे। चलो इधर ही हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये मान लीजिए ये कुछ कैसे कंपोनेंट्स वेक्टर इसके होंगे, ट्रायंगल के हिसाब से दो बनेंगे, एक ऐसे और ये दूसरा कुछ ऐसे, ये और ये मिलके हमें ये रिजल्टेंट देने चाहिए। तो ये दोनों वेक्टर अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किए थे कि ये सारे इन्हीं कोई भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनके इन्फ्लुएंसेस ऐड अप हो रहे थे। यहाँ पे उसी चीज को अभी फील करेंगे। देखिए ये जो लाइन था, अच्छा बच्चों यहाँ पे ये साइन गलत हो गया, ये ऊपर की तरफ होगा, हाँ तभी साइक्लिक ऑर्डर कंप्लीट होगा। ये डायरेक्शन इधर था और ये डायरेक्शन ऊपर, ये इसका रिजल्टेंट। ओके, अब देखिए यहां से इतना तक इस वेक्टर ने दे दिया, सपोर्ट कर लिया, इसके आगे इसने सपोर्ट कर लिया, इसके आगे इसका इन्फ्लुएंस, यहां तक पहुंच गए। अब यहां तक पहुंचने के बाद इसके आगे इस तरफ अच्छा है, इसके आगे इस तरफ इतना है, लेकिन ये जितना है बच्चों ये उतना ही पीछे आ रहा है। यहां से यहां मान लीजिए हम इसको आगे बढ़ाए, जितना इन्फ्लुएंस यहां दे रहा है उतना ही इन्फ्लुएंस ये पीछे बैक करा दे रहा है, कैंसल आउट हो जा रहे हैं। तो यहीं तक इन्फ्लुएंस रहा इस डायरेक्शन में। नीचे की बात करते हैं, नीचे अगर हम देखने जाएं तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ ऊपर की तरफ एक है, एक वेक्टर का इन्फ्लुएंस ऊपर है, लेकिन जितना ये ऊपर है उतना ही यहाँ ये कैंसल आउट कर दे रहा है, क्योंकि ये टोटल वेक्टर नीचे की तरफ है। तो इतना कैंसल आउट हो गया, बचा इतना, तो आ गया इतना। इसके नीचे आते हैं तो इसके इन्फ्लुएंस से ये इतना आया, फिर यहां से यहाँ किसके इन्फ्लुएंस पे, इसके इन्फ्लुएंस पे, फिर यहां से यहाँ इस वाले वेक्टर के इन्फ्लुएंस पे। तो हमारा कंप्लीट ट्रायंगल हो गया। चीज बिल्कुल बराबर, एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट, बस एक ही चीज को घुमा फिरा के हम देख रहे हैं। कॉन्सेप्चुअली हर जगह पे सेम फिनोमिनन ऑकर हो रहा है। ट्राई टू फील इट। यहाँ पे भी एक ट्रायंगल की नजर से देख लो, या फिर सारे वेक्टर्स को छोटे छोटे ले लो। यहाँ हमने बस 6 लिया है, अब आओ और 6 ले लीजिए, अब 60 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा, ये और छोटे 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 बनेंगे, जितने ज्यादा लेते रहेंगे ये और सर्कुलर बनता रहेगा। दैट विल बी ओनली डिफरेंस, बट फाइनली रिजल्टेंट यही आएगा। या फिर ऐसे नहीं, जरूरी नहीं है कि ये ऐसे सुंदर वाले आए, कोई भी कैसे भी डायरेक्शन में आए, लेकिन दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, इतना कंफर्म है। किसी भी डायरेक्शन में आप ले लो, अगर चाहते हो तो होमवर्क के तौर पर उसे ट्राई कीजिएगा, मजा आएगा, फील होगा आपको। तो ऐसे भी कोई भी म्यूचुअल, चलिए मान लेते हैं ऐसे कोई एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले लेते हैं, उसमें भी ये काम करेगा। सपोज ये ऐसे कोई एक डायरेक्शन है और यहां से ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर आ गया, तो यहाँ पे भी ये काम कर जाएगा। कहीं पे भी कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ले लीजिए, वहां पे आपका ये काम करेगा। लेकिन क्या सिर्फ परपेंडिकुलर पे, जरूरी नहीं है, बिना परपेंडिकुलर के भी लेके देखिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा बच्चा, लेकिन थियोरिटिकली कॉन्सेप्चुअली वहां पे भी आएगा आंसर। ओके, वेरी वेल। अगर हो सके तो कोई और एक परपेंडिकुलर पे ही ट्राई कीजिए। अगर बहुत ज्यादा टाइम है, बहुत ज्यादा प्यार है आपको फिजिक्स से, देन इट इज बेस्ट आप कोई ऑब्लिक एंगल पे भी ट्राई कीजिए, क्योंकि ट्रायंगल लॉ कोई एंगल तो मेंशन नहीं कर रहा है ना, कोई ऐसा एक वेक्टर है और फिर परपेंडिकुलर नहीं होके ऐसे कोई एक वेक्टर आया, तो उसका भी तो रिजल्टेंट आना चाहिए ना, तो ऑब्वियसली आएगा। बस ये जो हमने अच्छे सुंदर तरीके से इसे बना दिया, वो डायग्राम बनाने में थोड़ा तकलीफ आपको हो सकता है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये जो चीज हमने देखा यही है बच्चा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस इज ओनली पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कितने ज्यादा इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, आप समझ पा रहे हैं। हम वेक्टर का कंपोनेंट निकालने निकले थे, हमें मिल गया ट्रायंगल लॉ। हम ट्रायंगल लॉ को थोड़े प्यार से समझने निकले थे, हमें मिल गया ये ट्रायंगल लॉ ही था ना। कॉस कंपोनेंट साइन कंपोनेंट पी और क्यू को लेके ही बस सोच रहे थे,
ट्रायंगल लॉ को थोड़े प्यार से देखने गए तो हमें मिल गया पॉलीगॉन लॉ। कितना प्यारा चीज है फिजिक्स, जस्ट इमेजिन। अब इसको थोड़ा प्यार से हमने देखा तो हमें पूरा फाइनल वाला वेक्टर का टोटल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हमें पता चला कि इन्फ्लुएंस दो डायरेक्शन में भी अगर ले रहे हैं तो उन्हीं के ऊपर सारे अलग अलग डायरेक्शन के इन्फ्लुएंसेस मर्ज्ड होते हैं, उन्हीं पे ही सुपर इम्पोज्ड फॉर्म में रहते हैं। तो कोई भी दो डायरेक्शन आप ले लीजिए, उन्हीं में ही सारे डायरेक्शन सुपर इम्पोज्ड हो जाएंगे। ओके, तो ये था कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट। अच्छा, पॉलीगन लॉ कोई भी बुक उठा लीजिए, आपको आराम से इसका मिल जाएगा स्टेटमेंट। चलिए, फिर भी यहाँ लिखने का जगह नहीं है, थोड़ा बड़ा रहता है इसका, मैं बता दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए, बहुत ही आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बोल रहा है पॉलीगन लॉ, क्या स्टेट कर रहा है? इफ n number of vectors, ध्यान से सुनिए, इफ n number of vectors are represented by n number of sides of a triangle taken in an order, ये टेकन इन एन ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। टेकन इन एन ऑर्डर भी लिख सकते हैं, नहीं तो टेकन इन एन साइक्लिक ऑर्डर, ठीक है, इन ए साइक्लिक ऑर्डर। If n number of vectors are represented by n number of sides of a polygon taken in an order in both magnitude and direction, very important, in both magnitude and direction, magnitude and direction, by n number of sides of that polygon having n plus 1 number of sides, having n plus 1 number of sides, ये 1 नंबर जो एक्स्ट्रा है यही आपको रिजल्टेंट देगा। ओके, n plus 1 number of sides, then that n plus 1th side will represent the resultant of those vectors in both magnitude and direction taken in opposite order। ये सारे अगर एक साइक्लिक ऑर्डर पे ले रहे हो तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो उसी पॉलीगन के n प्लस 1th नंबर ऑफ साइड से आएगा जो उस साइक्लिक ऑर्डर के ऑपोजिट होगा। ओके, आसान भाषा में n नंबर ऑफ वेक्टर्स का हमें रिजल्टेंट निकालना है। हम उन n नंबर ऑफ वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? उनके बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कंसीडर करते हुए हमने उन्हें ड्राइंग में बना दिया, जैसे भी वो बने, जैसे यहाँ पे हमने बनाया था। जैसे ही ये पूरे बन गए, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो उसके उसी पॉलीगन के लास्ट वाले साइड से आएगा। मतलब ये सारे आप वेक्टर बनाए, एक बड़ा सा कुछ एक गैप रहेगा, उस गैप को एक ही साइड से आप भर दीजिए और उसका जो डायरेक्शन आप बनाएंगे वो इनके साइक्लिक ऑर्डर के डायरेक्शन के ऑपोजिट। दैट इज ऑल। ओके, यही तो हमने यहाँ पे किया था ना बच्चों। क्या किया था? ये V था, इसी से ही ये सारे इफेक्ट्स पैदा हुए थे। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर ये V वेक्टर नहीं है और ये सारे इफेक्टिव वेक्टर्स अगर हैं तो ये भी तो मिलके इसे ही बनाएंगे ना, है कि नहीं? तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि ये जो सारे वेक्टर्स हैं, इन वेक्टर्स को अगर हम यहाँ पे सजा रहे हैं तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो ये वाला वेक्टर आएगा। मतलब ये सारे वेक्टर को आप बॉडी पे लगा लो या फिर इन सारे को हटा के इसे लगा लो, बात एक बराबर। ओके, बात एक बराबर। अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज आप ध्यान दीजिए, ये जो साइक्लिक ऑर्डर था और रिजल्टेंट इसके ऑपोजिट साइक्लिक ऑर्डर पे आया। अगर हम ऐसा बोलें, ये साइक्लिक ऑर्डर अगर मेंटेन नहीं होता, नहीं, अगर ये साइक्लिक ऑर्डर ऑपोजिट नहीं होता और ये साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन हो जाता तो क्या फर्क पड़ता? अगर ये वाला वेक्टर ऐसे नहीं हो के हम यहाँ पे ऐसे वाले वेक्टर को लगा दें तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ पे पहले देख लेते हैं। ये वेक्टर था, मतलब इन सारे वेक्टर को हटा दीजिए या फिर इसे हटा दीजिए और मान लीजिए यहाँ पे एक ऐसे वेक्टर आ गया। ये सारे छोटे नन्हे वेक्टर थे और एक वेक्टर ऐसे था, तो बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा? जीरो इफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे वेक्टर मिलके क्या रिजल्टेंट बना रहे थे? ये सफेद लकीर। अगर हम इसके साथ एक और एक वेक्टर लगा दे रहे हैं जो उल्टा है, तो ये दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन विल कैंसिल आउट ईच अदर। लेट्स से वेक्टर v प्लस नेगेटिव ऑफ वेक्टर v विल गिव अस 0, प्लस माइनस माइनस वेक्टर v माइनस वेक्टर v विल गिव अस नल वेक्टर, जीरो वेक्टर। ओके,
तो यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये चीज घूम जाएगा। यहां से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया। क्या समझ में आया बच्चों? कि अगर n नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय n नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन हैविंग n नंबर ऑफ साइड्स, नॉट n प्लस वन, n नंबर ऑफ साइड्स, पॉलीगन के भी n नंबर ऑफ साइड्स हैं, टेकन इन ए साइक्लिक ऑर्डर, सारे के सारे एक ही साइक्लिक ऑर्डर में है, देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? द रिजल्टेंट विल बी, कैसे? अगर मान लीजिए ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर और ये चौथा वेक्टर, तीनों को हमने साइक्लिक ऑर्डर में ले लिया। ठीक है, चलिए तीन वेक्टर में देखते हैं, बेहतर समझ में आएगा। ट्रायंगल हमें डायरेक्ट पता चलता है। ये तीनों वेक्टर हमने साइक्लिक ऑर्डर में ले लिया। क्या फर्क पड़ेगा इससे? इस वेक्टर और इस वेक्टर की वजह से जो रिजल्टेंट आना था वो बच्चों कैसे आना था? ऐसे आना था, साइक्लिक ऑर्डर, ये ऑपोजिट ऑर्डर पे था, ये एक ऑर्डर, ये दूसरा ऑर्डर, तो इन दोनों के वजह से जो इफेक्टिव रिजल्टेंट था वो ऐसे था। हम इनके साथ इसी के ऑपोजिट वाले एक वेक्टर को लगा रहे हैं, तो ये क्या करेगा? इन दोनों की वजह से ये इफेक्ट था और ये जो वेक्टर है ये इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, रिजल्टेंट नल वेक्टर बन जाएगा। ओके, रिजल्टेंट नल वेक्टर बन गया। मजा आया? टोटल जितना एकदम इन डेप्थ कॉन्सेप्ट सब देख लिए आप, इतना पढ़ के समझ लिए तो आपका वेक्टर तो हलवा हो ही जाएगा। बाकी आगे भी बहुत तगड़ा मजा आएंगे जब वेक्टर का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम देखेंगे, जब वेक्टर अप्लाई हो रहे हैं कहीं पे, फोर्स मान लीजिए, वेलोसिटी मान लीजिए, वैसे कुछ चीजें। ठीक है, तो ये थे कुछ वेक्टर के बेसिक्स। ठीक है, तो वेरी वेल एंड गुड। अच्छा, यहाँ पे ये नेगेटिव साइन की वजह से इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो दैट इज ऑल। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, बहुत कुछ ज्यादा पढ़ लिया, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? वेक्टर का इन्फ्लुएंस सिर्फ दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे नहीं होता, बहुत बड़े रीजन पे होता है। और वो रीजन कहां से कहां तक रहता है? अप्लाइड वेक्टर के 90 डिग्री प्लेन या लाइन तक। ये अप्लाइड वेक्टर है तो उसके 90 डिग्री तक इसका पूरा इन्फ्लुएंस रहेगा। जैसे जैसे हम मदर वेक्टर या इन्फ्लुएंशियल वेक्टर से दूर होते रहेंगे मेन वेक्टर से, वैसे वैसे उसका इन्फ्लुएंस घटते रहेगा, वेक्टर का लेंथ छोटा होता रहेगा ग्राफिकली। ठीक है, और इस लाइन तक आते आते वो जीरो हो जाएगा, मैग्नीट्यूड उसका जीरो। ओके, इस तरफ भी सेम फेनोमेना। वेरी वेल एंड गुड। अब हम देख रहे हैं तो अगर कोई कहीं पे वेक्टर हम इसके ऑपोजिट साइड में ले रहे हैं, इस 90 डिग्री के इस तरफ जहां इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, तो हमें क्या पता चलेगा बच्चों? ये वेक्टर क्या करेगा? जब हम इसे मैथमेटिकली ट्रीट करेंगे तो हमें पता चलेगा ये इस तरफ कोई वेक्टर नहीं आएगा, ये वेक्टर घूम के इसी तरफ आ जाएगा, क्योंकि कॉस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव में ये आंसर आएगा। नेगेटिव का मतलब हमने ये जो डायरेक्शन लिया है इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट, इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट वो घूम जाएगा, मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा। ठीक है, देखिए बच्चों, ये नेगेटिव वाला जो चीज है इसको रिपीटेडली मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान में रखिए और इसको दिल में बैठा, ये आगे बड़ा तगड़ा काम देगा। ये जीरो है, ये 1 2, और इधर कितना आ गया? ये -1 -2। अगर 2 यहाँ पे है, कितने दूरी पे? इतने दूरी पे, इतने यूनिट दूरी पे, इतने मैग्नीट्यूड पे, तो -2 इतने मैग्नीट्यूड में आया। नेगेटिव और वेक्टर इन दोनों में कंफ्यूज मत होइए। किसी भी चीज का नेगेटिव उसका उल्टा, किसी भी चीज का नेगेटिव उसका ऑपोजिट, जस्ट ऑपोजिट। लेकिन वेक्टर वो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, वो डायरेक्शन की वजह से हो रहा है। वेक्टर में भी नेगेटिव लगा दीजिए तो उसका डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? लेकिन नेगेटिव वो एक स्केलर फेनोमेना है, स्केलर की तरह वो ट्रीट होता है, वो कहीं पे भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं? तो इस नेगेटिव को वेक्टर में मत डालिए। अगर नेगेटिव वेक्टर में है तो वो वेक्टर को भी उल्टा कर देगा, अगर नेगेटिव स्केलर में है तो वो स्केलर को उल्टा कर देगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये नेगेटिव वेक्टर हम ले रहे थे, क्यों? क्योंकि ये इस वेक्टर को उल्टा कर दे रहा था, तभी हम यहाँ पे नेगेटिव ले रहे थे।
टू के आगे अगर हम नेगेटिव लगा रहे तो इस टू को, इतने मैग्नीट्यूड को उल्टा कर दे रहा है, इसको उल्टा घुमा दे रहा है। जरूरी नहीं ये ऐसे हो, ये नंबर लाइन हम टेढ़ा भी ले सकते हैं, उसे भी ये उल्टा कर देगा। नेगेटिव मतलब जस्ट ऑपोजिट, पॉजिटिव नेगेटिव ऑपोजिट है बस, ठीक है। इसको डायरेक्शन के साथ कंफ्यूज मत हो, ये कुछ भी रहे उसे उल्टा कर देगा, मैग्नीट्यूड है उसे भी घुमा देगा, ठीक है। तो ये थे कुछ बेसिक से चीजें, और कुछ बचे तो है नहीं, तो दैट इज ऑल। अच्छा, पॉलीगन लॉ इसके स्टेटमेंट को कोई भी बुक में पढ़ लीजिए, यहाँ पे बच्चों जगह रहता है लिख देता, बहुत ही आसान है, जो बोला हूँ आपके दिमाग में शायद बैठ गया होगा। नो नीड टू स्पेंड मच टाइम, कॉन्सेप्ट पे टाइम स्पेंड कीजिए, हर एक चीज को अलग अलग तरीके से सोचने की कोशिश कीजिए। नो डाउट आपका दिमाग खुलते रहेगा, आपको नई नई चीजें समझ आती रहेगी, आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होते रहोगे, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, और सिर्फ जिसकी जरूरत है फिजिक्स को समझने के या साइंस को समझने के लिए। बी स्ट्रॉन्ग विथ योर कॉन्सेप्ट, बी स्ट्रॉन्ग विथ योर फंडामेंटल। अभी फॉर्मूला रटने वाला चीज वो तो कोई भी रटे पड़े, रट के तो कोई भी तोता मिमियाने लग जाए, टें 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 कर ले, लेकिन समझ हर किसी के बस की बात नहीं है। साइंस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, इमेजिनिंग द थिंग्स, नॉट मगिंग अप द थिंग्स। रटना तो वो तो मतलब कोई भी कर ले रटना, कुछ मतलब तोते को भी सिखाओ तो वो भी 5 दिन में 7 दिन में आपका नाम मस्त बोलने लगता है, ठीक है। सो ट्राई टू बी थॉरो विथ योर कॉन्सेप्ट, एंड सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। बहुत ज्यादा आज पढ़ाई हो गया रिपीटेडली, अब लास्ट टाइम के लिए बोल दे रहा हूं, इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए, उससे पहले का नहीं देखने से भी चलेगा, लेकिन ये वीडियो और इससे पहले वाला वीडियो, ये दोनों वीडियो देखिए, आपका एडिशन के ऊपर टोटल कॉन्सेप्ट और वेक्टर का टोटल फंडामेंटल्स आपके दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल्स ऑफ वेक्टर्स, बहुत सही समझ में आएगा, मतलब ऑसम वे में। y डॉट प्रोडक्ट, y क्रॉस प्रोडक्ट, y डॉट इज स्केलर, y क्रॉस इज वेक्टर, डिटेल्स में जानेंगे, मतलब जो दिखेगा जैसे आंखों में, जिसे हम महसूस करेंगे, हाँ इसी वजह से ये हो रहा है, नॉट जस्ट बिकॉज कि हाँ बुक में लिखा है somebody is saying it is so, we are just believing him or her, it is not so, or believing some book। हम महसूस करेंगे हाँ ये चीज हो रहा है, तो ये हाँ ये ऐसा होना चाहिए, वी आर रियली फीलिंग इट दैट it should happen like this, okay। So that's all for today's class, have a nice day, enjoy।